Hello everyone, myself Dr. Sweta Bharti, ABM College, Department of History, गुलमुरी जमशेदपुर। आज मैं सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए टॉपिक लाई हूँ जो सेमेस्टर 3 और DSC 2 जनरल कोर्स दोनों बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है चोलकालीन प्रशासन। पिछले वीडियो में हमने चोल साम्राज्य के राजवंश के शासकों के विषय में बात किया था। आज हम लोग चोल साम्राज्य के प्रशासन, उसकी कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है चोलकालीन प्रशासन। चोल साम्राज्य एक क्षेत्रीय राज्य था जिसकी कुछ विशिष्ट राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं थीं। इसमें केंद्रीय नियंत्रण के साथ ग्रामीण स्वायत्तता का अद्भुत संतुलन था। केंद्रीय प्रशासन सुसंगठित और कार्यकुशल था। राजा प्रशासन का प्रधान होता था। उसकी सहायता के लिए केंद्रीय प्रशासन में अनेक अधिकारीगण उपस्थित रहते थे। इनमें उच्च स्तरीय अधिकारी थे पेरिंदरम और सोरुंदरम। कुछ अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि अनुदान में दिए जाते थे। ऐसे अनुदान जीविता कहलाते थे। पर चोल प्रशासन में सर्वाधिक मुख्य पद राजा का होता था। चोलकालीन शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजा का पद वंशानुगत व्यवस्था पर आधारित था। मतलब राजा के बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र राजगद्दी पर बैठते थे। राजा के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जो राजकीय आदेशों का पालन करती थी और अति विशिष्ट अधिकारीगण राजा के आदेशों को क्रियान्वित करते थे। राजा के प्रधान सचिव को ओल नायकम कहा जाता था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरुंदरन कहा जाता था और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। इस समय अधिकारियों का वेतन नगद भुगतान न होकर, मतलब पैसे या कोई मुद्रा मोहर न देकर, भूमि के रूप में किया जाता था। उस समय की प्रशासनिक इकाइयां कार्य करती थी जो कई भागों में विभक्त थी। प्रशासन की सुविधा हेतु संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। इन प्रांतों को मंडलम कहते थे। प्रायः राजकुमार ही यहाँ का प्रशासन की देखरेख करते थे और वहाँ से बैठकर मुख्य राजा तक इसकी सूचना देते थे। मंडलम को कोट्टम को नाडु में और नाडु को कई खुर्रमों में विभक्त किया जाता था। कोट्टम मतलब कमिश्नरी, खुर्रम मतलब ग्राम समूह इत्यादि उसका अर्थ होता था। मंडलम से लेकर ग्राम स्तर तक
प्रशासन हेतु स्थानीय सभाओं का भी सहयोग लिया जाता था, जो यहाँ के प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नाडू की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की इस स्थानीय सभा को नगर तार कहा जाता था। स्थानीय प्रशासन, जैसा कि हमने बताया, स्थानीय प्रशासन चोल साम्राज्य की एक सर्वप्रमुख विशेषता होती थी। स्थानीय स्वशासन ऊर तथा सभा एवं महासभा में बटे होते थे। ऊर तथा सभा एवं महासभा के सदस्य वयस्क होते थे। उनकी कुछ अपनी योग्यताएं होती थी जिनका पालन करना उन्हें आवश्यक होता था। और सर्वसाधारण लोगों की एक समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों एवं बागीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या ग्राम सभा यह मूलतः अग्रहारों ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्यों का संचालन करता था। वरियम की सदस्य था या कार्यकारिणी समिति की सदस्यता हेतु कुछ योग्यताएं होती थी। 35 से 70 वर्ष के व्यक्तियों को ही इस समिति में शामिल होने का अवसर दिया जाता था। इसके अतिरिक्त यह कम से कम वह व्यक्ति जो इस समिति का सदस्य हो, वह कम से कम 1.5 एकड़ भूमि का मालिक एवं वैदिक मंत्रों का ज्ञाता होता था। उसे इस समिति के सदस्य होने के लिए ये योग्यताएं आवश्यक थी। उसे कम से कम 1.5 एकड़ की भूमि तथा वैदिक मंत्रों का ज्ञान होना आवश्यक था। इन मापदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति ही इस सभा के सदस्य होते थे। इस सदस्यों में से 30 सदस्यों में से 12 ज्ञानी व्यक्तियों को वार्षिक समिति, जिसे संवत्सर वरियम कहते थे, उनके लिए चुना जाता था। और शेष बचे 18 सदस्यों में 12 व्यक्तियों को उद्यान समिति के लिए और 6 व्यक्ति को तड़ाग समिति के लिए चुना जाता था। सभा की बैठक प्रायः गांव के मंदिर के वृक्ष के नीचे एवं तालाब के किनारे होती थी। महासभा के पेरुगरी इनके सदस्यों को पेरुमक्कल एवं समिति के सदस्यों को वारिय पेरुमक्कल कहते थे। चोल काल के उर का रूप लघु गणतंत्र होता था। मतलब यहाँ की कार्य प्रणाली गणतंत्रात्मक होती थी। इस समय सार्वजनिक भूमि महासभा के अधिकार क्षेत्र में होती थी। महासभा ग्रामवासियों पर कर लगाने, उसे वसूलने तथा बेगार लेने का भी कार्य करती थी और यह अधिकार यह समिति अपने पास रखती थी। सभा या महासभा वर्ष में एक बार केंद्रीय सरकार को कर देती थी। महासभा की आय और व्यय का निरीक्षण केंद्र सरकार के अधिकारी किया करते थे। केंद्र सरकार असामान्य स्थितियों में ही ग्राम सभा के स्वायत्त शासन में हस्तक्षेप करती थी। ये स्वायत्त शासन स्वतंत्र थे और इसमें पूर्ण रूप से यह स्वायत्त शासन गणतंत्रात्मक विधियों द्वारा अपने शासन के कार्यों को देखती थी।
अब हम देखेंगे कि राज्य की आय के स्रोत क्या थे। राज्य की आय का मुख्य साधन भू राजस्व था। भू राजस्व निर्धारित करने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण, वर्गीकरण एवं उसकी नाप जोख आदि की जाती थी, ताकि पता चले कि भूमि किस प्रकार की है और उस पर कितना कर लगाया जाए। तत्कालीन अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि राजा प्रथम एवं कुलोत्तुंग के पैर की माप ही भूमि की लंबाई मापने का इकाई बनी। भूमि कर भूमि की उर्वरता एवं वार्षिक फसल चक्र देखने के बाद ही निर्धारित होता था। संभवतः चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 हिस्सा हुआ करता था, जिसे अन्न या नगद दोनों रूपों में लिया जाता था। चोल अभिलेख भूमि कर के अतिरिक्त अन्य करों का भी वर्णन करता है। चोल कालीन अभिलेखों से हमें भूमि कर के अतिरिक्त अन्य कई करों के बारे में पता चलते हैं, जैसे वृक्ष कर, गृह कर, व्यापारिक प्रतिष्ठान पर लगने वाला कर, नर पशुधन कर, लगान, गांव की सुरक्षा कर, द्वार कर, व्यवसाय कर, आजीविका पर लगने वाला कर इत्यादि। अब हम देखते हैं कि कर ही राज्य की आय के प्रमुख साधन थे, जिससे वहाँ के प्रशासन भली भांति कार्य करती थी और केंद्र राज्य के ग्रामीण प्रशासन या स्थानीय प्रशासन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। वे प्रायः स्वतंत्र थे और अपना निर्णय खुद ले सकते थे। उसके बाद हम चोलकालीन साम्राज्य के सैन्य संगठन का वर्णन करेंगे कि सेना का क्या स्थान था। तो हम देखेंगे कि चोलों की एक स्थायी सेना थी, जिसमें पैदल, गजारोही तथा अश्वरोही तीनों सैनिक शामिल होते थे। इनके पास एक बड़ी सी सेना थी जो राजा राज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। मतलब कि राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समय में यह सेना काफ़ी कुशल एवं इसकी कार्य प्रणाली काफ़ी उच्च कोटि की हो गई थी, क्योंकि ये लोग इसी समय सबसे ज़्यादा सैनिक अभियान हुए थे। बंगाल की खाड़ी चोलों की नौसेना के कारण ही चोलों की झील बन गई थी। राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा में तैनात पैदल दल को कैक कोलम कहते थे। गजारोही दल को कुंजीर मल्लर तथा धनुधारी दल को बिल्लीगर बोलते थे। राजा के अति विश्वसनीय अंगरक्षक भी होते थे। सेना छावनियों में रहती थी। चोल काल में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले को नायक तथा सेनाध्यक्ष को महादंडनायक कहते थे। यहाँ की न्याय व्यवस्था हम देखें तो न्याय व्यवस्था में हम देखते थे कि राजा ही न्यायालय का सर्वोच्च होता था। मतलब प्रमुख न्यायाधीश राजा को ही माना जाता था। चोल अभिलेखों में राजा के धर्मासन का अंतिम न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में उल्लेख होते हैं। छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा तो ग्रामीण प्रशासन स्थानीय स्तर पर कर लेती थी, पर अंतिम निर्णय झगड़ों का निपटारा जब नहीं होता था तो अंतिम निर्णय राजा देता था।
यहाँ पर राजा धर्मासन भट्ट, जो स्मृति और वेदों के ज्ञानी होते थे तथा स्थानीय निगम के ब्राह्मण होते थे, उनकी सहायता से राजा निर्णय लेता था, फाइनल डिसीजन लेता था। इस व्यक्ति को धर्मासन भट्ट कहते थे। चोलों की दंड व्यवस्था में आर्थिक दंड, सामाजिक दंड इत्यादि दिए जाते थे। प्राय आर्थिक दंड मुद्रा के रूप में देना पड़ता था, जिसे कासू कहते थे। संभवतः कासू सोने के सिक्के को कहते थे। उस समय समाज की बात करें तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण एवं वल्लाल का स्थान सर्वोच्च था। वल्लाल शूद्र वर्ग के बड़े भूस्वामी को बोलते थे। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष अधिकारी प्राप्त वर्ग भी थे, जिनके पास कुछ विशेष अधिकार होते थे। चोल काल में हमें क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ग का कोई अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है। चोल काल में स्त्रियों की दशा भी पहले की अपेक्षा बेहतर थी। दास प्रथा का भी प्रचलन देखने को हमें मिलता है। इनकी धार्मिक स्थिति में को देखें तो वैष्णव एवं शैव मतों का व्यापक प्रचार प्रसार था। इस दक्षिण में इनके मतों के प्रचार में शैव नायनारों एवं वैष्णव अलवारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अधिकतर चोल शासक कट्टर शैव थे। उन्होंने शैव धर्म मतलब शिव के धर्म को मानने वाले, उनके प्रचार प्रसार में इन चोल शासकों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और काफ़ी इंटरेस्ट लिया। उनको राजकीय संरक्षण भी दिया। हालांकि वे सभी धर्मों को समान रूप से देखते थे, पर खुद शैव धर्म को मानते थे। चोल नरेश आदित्य प्रथम ने शिव पूजा के लिए कावेरी के निकट कावेरी नदी के किनारे शिव मंदिर का निर्माण किया था और इनके पुत्र परांतक ने इन्हीं की आराधना में दब्र सभा का निर्माण किया था। चोल सम्राट राजा राज के काल में तो यह शैव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। राजा राज ने तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना की, उसका निर्माण कराया और स्वयं शिव पाद शेखर की उपाधि भी धारण की। राजराज के समय शैव संत नंबी आंडार नंबी ने शैव मंत्रों को धर्म ग्रंथ के रूप में संकलित किया या संग्रहित किया। चोल काल में वैष्णव मत के प्रसिद्ध आचार्य रामानुजाचार्य थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिपादन किया। इन्होंने कुलोत्तुंग द्वितीय द्वारा चिदम्बरम मंदिर में गोविंदराज विष्णु की मृत्यु को समुद्र में फेंक देने के बाद उसे वहां से उठाकर तिरुपति के विशाल वैष्णव मंदिर में स्थापित कराया। ऐसा साक्ष्य हमें ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त होता है। उस समय साहित्य की भी काफ़ी उन्नति हुई। तमिल कवियों में प्रसिद्ध जनगोद्वार कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उस समय कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में राजकवि कम्बन का भी नाम अग्रणी है। इसे तमिल साहित्य का अग्रदूत माना जाता है। कवि कम्बन का काल तमिल साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इनकी कीर्ति कम्बन की रामायण को तमिल साहित्य का गौरव ग्रंथ मानते हैं।
इस तरह तिरुवैदर की जीवक चिंतामणि तथा अनेक अन्य रचनाओं का भी अन्य रचनाओं की अनेक कवियों ने अन्य रचनाएं लिखी और उनका संग्रह किया। इस तरह हम देखते हैं कि चोल कालीन साम्राज्य काफ़ी प्रशासन काफ़ी उच्च विकसित अवस्था में थे। स्थानीय शासन अपने स्तर पर छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा कर लेते थे और किसी विशेष स्थिति में ही राजा या केंद्रीय मंत्री उसमें हस्तक्षेप करते थे। धार्मिक साहित्यों का भी अनेक धार्मिक साहित्यों की भी रचना हुई तथा न्याय प्रणाली भी काफ़ी सुविकसित अवस्था में थी। अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ और मिला जुलाकर चोल साम्राज्य सुखी संपन्न एवं विकसित अवस्था में था। चोल कालीन राज्य में सभी प्रजा सुखी थे और अपने अपने कार्यों का निष्पादन करते थे। इस तरह हम देखते हैं कि चोल काल अपने समय की दक्षिण भारत का एक उच्च स्तरीय सर्वोच्च सभ्यता का काल माना जाता है। धन्यवाद।